नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 26 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की आप नोट्स बना सकें, इसके लिए जो है आपको करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। और साथ ही साथ जैसा कि करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करिए रेगुलर सेशन को फॉलो करने का, कोई भी सिंगल सेशन आपका मिस नहीं हो। इसके लिए जो है आप रेगुलर सेशन को फॉलो करिए। मॉर्निंग में 7 बजे आपकी क्लास जो है डेली करंट अफेयर की चलती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारत नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो भारत नॉर्डिक बिजनेस जो है बाल्टिक बिजनेस सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और वीडियो को साथ में शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो नई दिल्ली, ठीक है। भारत नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। और इस सम्मेलन का जो है ये दूसरा संस्करण था, ध्यान रखिएगा। इस भारत नॉर्डिक बाल्टिक सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो नई दिल्ली में किया गया और ये इसका दूसरा संस्करण था। और इसका आयोजन जो किया गया किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया। भारत ने इस सम्मेलन में घोषणा की कि भारत इस क्षेत्र में लातविया देश में जल्द ही अपना क्या करेगा दोस्तों, जो है दूतावास स्थापित करेगा। तो ये जो बाल्टिक नेशन है दोस्तों, उसमें से एक लातविया जो है कंट्री है, वहां पे जो है भारत अपना दूतावास स्थापित करेगा। इस आयोजन की दोस्तों बात करें तो यह संभावित नीतिगत परिवर्तनों के लिए आधार तैयार करेगा और साथ ही साथ प्रभावशाली सहयोग के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देगा दोस्तों यह सम्मेलन। अगर हम बात करते हैं नॉर्डिक बाल्टिक देशों की, तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो नॉर्डिक बाल्टिक देश है, उसमें जो 5 देश है वो नॉर्डिक देश है। इसमें कौन कौन से, तो ये डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे और साथ ही साथ स्वीडन। और इसके अलावा 3 बाल्टिक नेशन है जिनको एस्टोनिया, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लातविया और लिथुआनिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैप है, ठीक है, ये नॉर्डिक बाल्टिक नेशंस की, ठीक है। तो इसका जो सम्मेलन है दोस्तों, ये भारत नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस सम्मेलन है जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये दूसरा संस्करण था। इसका आयोजन ध्यान रखिएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। दोस्तों, ये जो भारत की पहली महिला, जो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, इनका हाल ही में निधन हो गया, इस कारण से ये चर्चा में है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फातिमा बीबी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी और इनका हाल ही में दोस्तों क्या हो गया, निधन हो गया। कब हुआ, तो 23 नवंबर को, ठीक है। 96 वर्ष की ये थी और चूंकि ये भारत सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला थी, साथ ही साथ ये तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं फातिमा बीबी, और इनका हाल ही में निधन हो गया। और साथ ही साथ देखा जाए तो इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के अपने शानदार कार्यकाल के बाद, अगर हम बात करें इनकी, तो न्यायमूर्ति जो फातिमा बीबी है आगे चल करके ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी बनी थी। साथ ही साथ बात करें तो ये उच्च न्यायपालिका में मुस्लिम समुदाय से ये पहली महिला भी थी, ये भी एक उपलब्धि इनके पास हासिल है। इनका जन्म दोस्तों, फातिमा बीबी का जो जन्म हुआ था अप्रैल 1927 में हुआ था, केरल के यहाँ पे, कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पाथमथिट्टा में इनका जन्म हुआ था। और बात करें दोस्तों तो इनको जो है नवंबर 1950 में एक वकील के रूप में ये नामांकित हुई थी और साथ ही साथ 1974 में ये जिला और सत्र न्यायाधीश भी बन गई थी। इनके जो है उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए कई सारे पुरस्कार दिए गए थे, जैसे न्यायमूर्ति फातिमा बीबी के उत्कृष्ट योगदान को, ठीक है, भारत ज्योति पुरस्कार और साथ ही साथ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित कई सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो है भारत सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थी दोस्तों, तो फातिमा बीबी थी। ये तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों की, यहाँ पे सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन सी बनी है दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, बिंदिया मिश्रा, योगिता शर्मा, कर्नल सुनीता या फिर नीलम देवी।
और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी है। कर्नल सुनीता जो है सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, इनका आप तस्वीर देख सकते हैं। तो ये सेना मेडिकल कोर की अधिकारी हैं कर्नल सुनीता। ठीक है डीएस, इन्होंने सशस्त्र बल, ठीक है, रक्त संचार केंद्र दिल्ली कैंट की ये पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। इससे पहले देखा जाए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण फील्ड हॉस्पिटल में कमांडिंग ऑफिसर की चुनौतीपूर्ण भूमिका को बखूबी निभाया था, जहां उन्होंने युद्ध क्षेत्र की सबसे बेहतर संभावित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई थी। ठीक है, कराई थी। अगर हम इनके अन्य उपलब्धियों के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये रोहतक के स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान से इन्होंने स्नातक किया था कर्नल सुनीता। ये देखा जाए तो रोग विज्ञान में इन्होंने जो है एमडी और यहाँ पे जो है डीएनबी की डिग्री इन्होंने धारण किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली कैंट की जो पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनकर इतिहास रचा है दोस्तों, यहाँ पे सशस्त्र बल, ठीक है, रक्त संचार केंद्र। तो ये क्या नाम है इनका? कर्नल सुनीता बीएस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों की किस शहर में नम्मा कंबाला प्रतियोगिता लोकप्रिय भैंस रेसिंग का आयोजन किया गया? तो नम्मा कंबाला प्रतियोगिता लोकप्रिय भैंस रेसिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। ठीक है, तो कंबाला जो कि एक लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता, तो यहाँ पे जो है दौड़ लगाई जाती है दोस्तों भैंस की। ठीक है, इसी कंबाला कहते हैं। इसका जो आयोजन किया गया ये 25 से लेकर के 26 नवंबर यानी कि आज इसका आखिरी दिन होगा, और इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यहाँ पे तुल्लुकुट्टा बेंगलुरु के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। यह शहर के केंद्र कंबाला की शुरुआत का प्रतीक है। कर्नाटक क्षेत्र की लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता जिसका नाम है दोस्तों कंबाला, इस सप्ताह के अंत बेंगलुरु के शहरी परिदृश्य को निभाने के लिए क्या है दोस्तों, एक परिपूर्ण रूप से तैयार। एक तरीके से यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से पर्यटन को ये बढ़ावा देगा। ये एक पारंपरिक लोक खेल है दोस्तों कंबाला, जो आमतौर पर देखा जाए कब आयोजित किया जाता है, तो जब दक्षिण पूर्व मानसून के बाद जो है, जब इस मानसून का समापन होता है तो उसके बाद जो है इस प्रतियोगिता का, इस लोकप्रिय लोक खेल का आयोजन किया जाता है। और इसका जो इस बार आयोजन किया जा रहा है 25 से लेकर के 26 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे दोस्तों? तो पैलेस ग्राउंड में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। कंबाला दोस्तों एक ऐसा खेल है जिसमें एक किसान द्वारा भैंसों को कीचड़ भरे धान के खेत में जो है दौड़ाया जाता है, हाँका जाता है। ठीक है, तो ये कंबाला दोस्तों ध्यान रखिएगा एक भैंस रेसिंग प्रतियोगिता है, और इसका जो आयोजन किया गया बेंगलुरु में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों की 9वां पैन विश्व प्रबंधन सम्मेलन किस राज्य के संबलपुर में आयोजित किया गया? तो 9वां पैन विश्व प्रबंधन सम्मेलन जो है संबलपुर में आयोजित किया गया। और संबलपुर किस राज्य में दोस्तों, किस राज्य के संबलपुर में? ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, वीडियो को साथ में शेयर करते रहिए। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के संबलपुर में 9वां पैन विश्व प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये भारत के प्रमुख संस्थानों में से एक है दोस्तों IIM संबलपुर। वहां पे 21 से लेकर के 23 दिसंबर तक, ठीक है, माफ करिएगा, किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किया जाएगा। तो इसको दोस्तों थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो 21 से लेकर के 23 दिसंबर तक उड़ीसा के संबलपुर में ये 9वां पैन IIM वर्ल्ड मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन, मेजबानी की जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा? IIM संबलपुर के द्वारा किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय किसके द्वारा इसका जो है आयोजन किया जाएगा? तो यहाँ पे जो है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सहयोग से जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या होगी दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंटरप्रेन्योरियल इनोवेशन एंड डिजिटल गवर्नेंस फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, ये इस सम्मेलन का, किस सम्मेलन का? तो 9वां पैन IIM वर्ल्ड मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का ये थीम होगी जिसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे IIM संबलपुर में किया जाएगा। सम्मेलन में भारत भर के लगभग सभी 21 IIM की भागीदारी होगी। इस सम्मेलन में IIM के अलावा IIT, NIT जैसे संस्थान और साथ ही साथ भारत और दुनिया भर के जितने भी अन्य प्रीमियम प्रबंधन संस्थान वो भाग लेंगे। अगर हम बात करें ये जो पैन IIM विश्व प्रबंधन सम्मेलन है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? तो ये एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां भारत और दुनिया भर के जो प्रतिभाशाली दिमाग है, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, वो एकजुटते हैं और सारा वो जो वर्तमान के मुद्दे हैं, जो रुझान है, जो चुनौतियां हैं, जो रिसर्च संबंधी जो क्षेत्र है, उनके बारे में जो है चर्चाएं करते हैं। तो एक तरीके से ये मंच प्रदान करता है भारत और दुनिया भर के प्रतिभाशाली लोगों का, जो इस मंच के माध्यम से जो वर्तमान की चुनौतियां हैं, जो रुझान है, जो मुद्दे हैं, जो रिसर्च क्षेत्र है, उनसे संबंधित चीजों को चर्चाएं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 21 से लेकर के 23 दिसंबर तक
उड़ीसा के संबलपुर में, ठीक है, 9वां पैन IIM वर्ल्ड मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि दिवस से संबंधित है कि हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया दोस्तों वो 25 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, यानी कि कल मनाया गया। तो हर साल दोस्तों देखा जाए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। यह दिन देखा जाए जो महिलाओं के जो खिलाफ जो हिंसा होती है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस जो है चूंकि जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, तो दुनिया भर में महिलाओं को घरेलू हिंसा, बलात्कार और अन्य प्रकार की हिंसा का जो शिकार होना पड़ता है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों, एक दिन था 25 नवंबर 1960 का समय था। एक डोमिनिकन तानाशाह है जिसका नाम है दोस्तों राफेल ट्रूजिलो। उसके आदेश पे जो 3 मीराबल महिलाओं की हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण से 25 नवंबर का दिन जो है ये चुना गया था। ठीक है, महिलाओं के अगेंस्ट जो है हिंसा होने के दिन को, ठीक है, उसके प्रति। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1981 में जो है कैरेबियन फेमिनिस्ट, ठीक है, एनकुरेंटोस और लैटिन अमेरिकी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसी दिन को जो 25 नवंबर के दिन को चिन्हित किया, जिससे जो है हर साल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है ये दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों की विश्व बैंक और किस देश के बीच 1.1 बिलियन से अधिक के 5 वित्त पोषण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? तो यहाँ पे विश्व बैंक और किस देश के बीच में दोस्तों यहाँ पे 1.1 बिलियन से अधिक जो है 5 वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ से विश्व बैंक और बांग्लादेश के बीच में 1.1 बिलियन से अधिक जो है 5 वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, और ये जो 1.1 बिलियन डॉलर से अधिक से जो वित्त पोषण समझौता है ये बांग्लादेश के लचीले और समावेशी विकास में क्या करेगा दोस्तों? बढ़ावा देगा। ठीक है, मदद करेगा। इसके तहत कौन कौन से समझौते जो है शामिल किए गए? तो यहाँ पे प्रारंभिक बचपन विकास, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य, माध्यमिक शिक्षा, नदी तट संरक्षण और नौकागम्यता, गैस वितरण दक्षता, ये 5 क्षेत्र को जो है वित्त पोषण करने के उद्देश्य से इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विश्व बैंक और बांग्लादेश के बीच में अब इन 5 जो है वित्त पोषित क्षेत्रों को जो है इन क्षेत्रों को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से जो है 1.1 बिलियन से अधिक जो है वित्त पोषण समझौता किया गया। ये समझौता किसके किसके बीच में हस्ताक्षर किया गया? तो बांग्लादेश सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी, जो वरिष्ठ सचिव है दोस्तों शरीफा खान, और बांग्लादेश और भूटान के लिए जो विश्व बैंक के देश के जो निदेशक हैं, ठीक है, जिनका नाम है दोस्तों अब्दुल्लाह शेख, उन्होंने जो है ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, जो है उसके तहत जो है ये समझौते पर हस्ताक्षर किया। चलिए अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में दोस्तों। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में बताइए कि वर्ल्ड बैंक दोस्तों कब स्टैब्लिश हुआ? ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के बारे में बताइए इस समय वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक के महानिदेशक जो मेन चीफ है वो कौन है? इस समय कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास दोस्तों कहां आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी है वहां पे 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो गुजरात के जो कच्छ की खाड़ी के, ठीक है, वाडियार में 2 दिवसीय जो है राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जिसका नाम क्या है दोस्तों? नेट पोलरएक्स 9 जो है इसका जो है आरंभ किया गया। ये अभ्यास दोस्तों कब समाप्त हुआ? तो ध्यान रखिएगा ये 25 नवंबर को जो है ये अभ्यास समाप्त हुआ, यानी कि कल। चूंकि इसका यहाँ पे बात करें जो भारतीय तटरक्षक है, भारतीय तटरक्षक ने राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना के अनुरूप यहाँ पे वाडिनार तट पर राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास 9 के 9वें संस्करण की जो है शुरुआत किया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे गुजरात की कच्छ की खाड़ी में वाडिनार में राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जिसे देखा जाए यहाँ पे नेट पोलरएक्स जो है 9, इसका आयोजन किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया जाया गया? तो ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया।
अगला प्रश्न है दोस्तों की, हाल ही में चक्रवात मोइगोंग बंगाल की खाड़ी से टकराया, इस नाम का जो है, इसका नाम किस देश के द्वारा रखा गया? तो देखिए, जब भी चक्रवात जो आता है दोस्तों, जनरली ये पूछता है कि कहाँ पे ये चक्रवात उठा, ठीक है, और इस जो है चक्रवात का नाम किसके द्वारा रखा गया? तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में ये जो उठने वाला चक्रवात है जिसकी संभावना है मोइगोंग, इसका जो नामकरण किया गया किस देश के द्वारा किया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने, सूडान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है या फिर पाकिस्तान है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, म्यांमार। ठीक है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में देखा जाए दोस्तों, एक बार फिर हाई अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य पे एक चक्रवाती तूफान का प्रभाव देखने को मिला था। तो अभी हाल ही में दोस्तों मिथिला जो है, जो कि मिथिली जो है चक्रवात, जो कि बांग्लादेश से टकराया था और इसका प्रभाव हमें पूर्वोत्तर भारत में भी देखने को मिला था। तो मिथिली चक्रवाती तूफान के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में एक और जो है हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि एक और तूफान के आने की संभावना है। ठीक है, तो एक जो है एक और चक्रवाती तूफान के संभावित विकास का संकेत दिया गया है। तो बंगाल की खाड़ी के बेसिन में देखा जाए दोस्तों, एक चक्रवाती तूफान है जिसका नाम है मिचोंग, वो भी आने वाला है। तो मिथिली के बाद मिचोंग आने वाला है, जिसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? म्यांमार के द्वारा किया गया। अगर ये जो चक्रवाती तूफान है दोस्तों मिचोंग, ये बंगाल की खाड़ी में इस साल का चौथा चक्रवात होगा और भारतीय जल निकाय में देखा जाए छठा जो है वो तूफान होगा पूरे भारतीय जल निकाय में, अरब सागर हिंद महासागर को मिला करके। इस जो है ये जो तूफान है दोस्तों, कौन सा मिचोंग, इससे कौन कौन से क्षेत्र के जो है प्रभावित होंगे? तो भारत तो होगा ही होगा, फिर बांग्लादेश, म्यांमार, ये कुछ हिस्से जो है उन पर असर पड़ने वाला है। संख्यात्मक मॉडल के अनुसार देखा जाए तो प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण जो है और अधिक तूफान आने की आशंका है। और ये जो तूफान है ये उत्पन्न कहा हुआ है मिचोंग तूफान, जिसका जो है नामकरण म्यांमार के द्वारा रखा गया। तो थाईलैंड की खाड़ी में जो है ये चक्रवाती तूफान मिचोंग उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिथिला के बाद जो है अन्य चक्रवाती तूफान देखने को मिला है बंगाल की खाड़ी में, वो है मिचोंग, जिसका नामकरण किया गया दोस्तों म्यांमार के द्वारा। अब बात करते हैं आज के लास्ट प्रश्न के, लास्ट एमसीक्यू की, कि किस राज्य में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड, यहाँ पे 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया? किस राज्य में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, तेलंगाना में। ठीक है, तो तेलंगाना ने, ठीक है, यहाँ पे सिद्धिपेट जिले में, जो तेलंगाना का सिद्धिपेट जिला है दोस्तों, वहां पे बुरुगोपल्ली में स्थित एक दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर है जिसका अनावरण किया गया दोस्तों तेलंगाना के सिद्धिपेट जिले में। और ये जो सिद्धिपेट जिले के, ठीक है, यहाँ पे बात करें बुरुगोपल्ली में स्थित ये अभूतपूर्व संरचना है। ये 3 माह के जो है प्रतिक्रिया 3D प्रिंटिंग जो है प्रक्रिया के माध्यम से इसको जो हासिल किया गया, और ये अभिनव निर्माण एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्ध है। इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये 4000 वर्ग फुट में ये मंदिर फैला हुआ है, और ये कितना ऊंचा है? तो 33.5 फुट की ऊंचाई पर यह है स्थित है। इसमें 3 अलग अलग भाग जो है शामिल है, और प्रत्येक एक अलग भाग में जो है, प्रत्येक एक अलग भाग जो है देवता को समर्पित है। पहले भाग की बात करें तो भगवान गणेश के लिए मोदक है, यह देखा जाए तो यहाँ पे ये जो है मोदक, ये जो देखा जाए तो ये जो है सेंचुरी मोदक के आकार में निर्मित है। मोदक दोस्तों क्या है? एक तो एक मीठा व्यंजन होता है जो पारंपरिक रूप से भगवान गणेश को क्या कराया जाता है? चढ़ते हैं। तो मोदक आप देखे होंगे गणेश चतुर्थी वगैरह भी जब मनाया जाता है तो ये जो है यहाँ पे मोदक चढ़ता है। भगवान शंकर के लिए एक वर्गाकार जो है शिवालय है, जो कि एक यहाँ भारण जो है चौकोर आकार का, और भगवान शिव को जो है समर्पित है। देवी पार्वती के लिए कमल के आकार की जो है एक सेंचुरी है, यह सेंचुरी कमल के फूल के आकार की और देवी पार्वती को ये समर्पित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड या फिर 3D मुद्रित जो मंदिर बनाया गया वो तेलंगाना के सिद्धिपेट जिले में बनाया गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता। किसने जीता? तो मैक्स जो है यहाँ पे वर्स्टेपेन ने जीता है। जननकी सिनर को हराकर 7वां ATP फाइनल खिताब अपने नाम किया। किसने किया? तो यहाँ पे जो है नोवाक जोकोविच ने 7वां जो है ATP फाइनल खिताब जीता है। ठीक है, किसको हरा करके? जननकी सिनर को। आईसीसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर पर 6 साल का बैन लगा दिया। किस वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर पर आईसीसी के द्वारा जो है बैन लगा दिया गया भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए? क्या नाम है? तो यहाँ पे मार्लोन, ठीक है, सैमुलस नाम है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाया है किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने।
साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, किसे किया गया? तो लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। फिर दोस्तों रेगुलर इसी तरह आप क्लास से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।